नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज हम आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका थर्ड यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके थर्ड यूनिट में ये टॉपिक है सैम्पलिंग यानी निदर्शन। निदर्शन के बारे में बहुत संक्षेप में हमने तब पढ़ा था जब हम सामाजिक अनुसंधान के चरणों की विवेचना कर रहे थे, लेकिन उस समय हमने बहुत विस्तार में सैम्पलिंग को नहीं जाना था। आज हम सैम्पलिंग का या निदर्शन का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। आज हम इसका पहला भाग देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में जो अनुसंधान करता होता है वो तथ्यों का संकलन करता है। वो वास्तविक अनुभव किए जा सकने वाले फैक्ट्स या तथ्यों का संकलन करता है, लेकिन संकलन करने के लिए उसके पास दो सोर्सेज होते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन की जा रही इकाइयों से प्रत्यक्ष संपर्क करके उनसे सूचनाएं एकत्रित करें। इस तरह से जब वो तथ्य संकलित करता है तो उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राथमिक स्रोत कहते हैं या क्षेत्रीय स्रोत कहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में जाकर अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनाएं एकत्रित करता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी अनुसंधानकर्ता स्वयं तथ्य एकत्रित नहीं करता है, बल्कि पहले से एकत्रित तथ्यों का प्रयोग करता है। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी अन्य संदर्भ में कोई सूचनाएं एकत्रित की होती हैं, वो उनका भी प्रयोग कर सकता है। जैसे कई बार हम सेंसस डेटा का प्रयोग करते हैं या सरकारी कोई रिपोर्ट्स हैं उनका हम उपयोग कर लेते हैं। कई बार पुस्तकों और जर्नल्स में प्रकाशित लेखों का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार कुछ पांडुलिपियों का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार किसी की ऑटोबायोग्राफी का प्रयोग कर लेते हैं या बायोग्राफी का प्रयोग कर लेते हैं। तो जो भी प्रकाशित या लिखित दस्तावेजी सोर्सेज हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स या प्रलेखीय स्रोत, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर हम स्वयं तथ्य एकत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी अन्य के द्वारा एकत्रित तथ्यों का उपयोग कर रहे हैं। तो खैर ये हमारे अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के सोर्सेज का उपयोग करेंगे। कई बार हम दोनों तरह के सोर्सेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सूचनाएं हम पहले से एकत्रित जो सूचनाएं हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अनुसंधानकर्ता के पास होता है कि वो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करे या दोनों का प्रयोग करे। In any social research project, when the researcher decides that he would collect data from field sources, the first most important task before him is to prepare a list of universe. तो जब वो ये तय कर लेता है कि वो क्षेत्रीय सोर्सेज से यानी स्वयं क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन की जा रही इकाइयों से संपर्क करके उनसे सीधे सूचनाएं एकत्रित करेगा, तो जो सबसे पहला कार्य उसके समक्ष होता है वह यह है कि वह समग्र की एक सूची निर्मित करे। अब प्रश्न यह है कि समग्र क्या होता है? A universe is the sum total of units related to the topic of study and located in the area of study. तो समग्र से तात्पर्य उन सभी इकाइयों का कुल योग होता है जो अध्ययन विषय से संबंधित होती हैं और अध्ययन क्षेत्र में स्थित होती है। तो हमारे अध्ययन क्षेत्र में आने वाली और हमारे अध्ययन विषय से संबंधित इकाइयों का कुल योग हमारा समग्र कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैं विद्यार्थियों की व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं का अध्ययन करना चाहती हूँ, अर्थात मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करना चाहते हैं, किस तरह के व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। तो इस पर मैं कोई अध्ययन करना चाह रही हूँ, तो ये अध्ययन मैं सिरोही के राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर कर रही हूँ। तो मेरा जो समग्र होगा वो क्या होगा? राजकीय महाविद्यालय सिरोही में नियमित विद्यार्थियों के रूप में पंजीकृत जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या, वो मेरा समग्र होगा, क्योंकि वे मेरे अध्ययन विषय से संबंधित हैं और मेरे अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। मेरा अध्ययन क्षेत्र क्या है? राजकीय महाविद्यालय सिरोही। तो मेरे अध्ययन क्षेत्र में आने वाले और मेरे अध्ययन विषय से संबंधित इकाइयों की कुल संख्या मेरा समग्र कहलाती है। तो इस तरह से हम एक लिस्ट बना लेते हैं अपने यूनिवर्स की
जो टोटल इकाइयाँ हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे समग्र में, उनकी एक लिस्ट हम बना लेते हैं। उसके बाद वंस द लिस्ट इज रेडी, इट इज़ अप टू द रिसर्चर टू डिसाइड, गिवन द रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल, टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल और सम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। अब जब एक बार उसके पास लिस्ट आ जाती है अनुसंधानकर्ता के पास, तो अब वो ये तय करता है कि वो सभी उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करेगा या उनमें से कुछ उत्तरदाताओं का चयन कर केवल उन्हीं से सूचनाएं प्राप्त करेगा। और ये कैसे तय करता है? वो तय करता है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो संसाधन है, उसके हिसाब से। उसके पास समय कितना है, उसके पास बजट कितना है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कितना है। तो इन सब चीज़ों को देख करके वो तय करता है। मान लीजिए कि वो अकेला रिसर्चर है, उसके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है और समय भी ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि उसे 1 महीने में एक काम ख़त्म करना है और उसको 3000 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए राजकीय महाविद्यालय सिरोही में, तो उसके लिए अकेले ये संभव भी नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर 3000 विद्यार्थियों से संपर्क कर पाए। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है कि वह उनमें से कुछ इकाइयों का, प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों का चयन कर लेता है और उन्हीं पर अध्ययन करता है। यानी वो 3000 का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनमें से कुछ का, यानी 1000 या 1200 विद्यार्थियों का चयन कर लेता है और केवल उन्हीं पर अध्ययन करता है। लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब पर लागू होते हैं। वो पूरे राजकीय महाविद्यालय सिरोही के लिए सही है। यानी अध्ययन तो वो केवल 1500 या 1200 या 1000 विद्यार्थियों पर कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पूरे समूह के लिए सही मानता है। तो इस बात को आप इस तरह से समझ लें कि जैसे आप घर में चावल जब बना रहे हैं और चावल पक गया है कि नहीं, ये जानने के लिए आप 2-3 दाने दबा करके देखते हैं, और अगर वो पक गए हैं तो आप मान लेते हैं कि पूरा चावल पक गया है। तो लगभग वो भी सैम्पलिंग ही है। तो सैम्पलिंग इसी तरह से होती है कि हम पूरे समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे समूह के लिए सही माने जाते हैं। More often than not, in most social researches, the size of the universe is too large to be thoroughly investigated by the resources available to the average researcher. ज़्यादातर सामाजिक अनुसंधानों में होता यह है कि जो हमारा यूनिवर्स होता है, जो समग्र होता है, वो बहुत बड़ा होता है और इसलिए एक सामान्य रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सभी से व्यक्तिगत संपर्क कर पाए। प्राय हमारे जो समग्र होता है वो तो या तो पूरा एक शहर हो सकता है या 2-3 शहर हो सकते हैं या एक पूरा ज़िला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं है कि जहाँ हमारे उत्तरदाता लाखों की संख्या में हो कि अनुसंधानकर्ता हर एक से व्यक्तिगत संपर्क कर पाए। तो इसलिए वह पूरे समग्र का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उनमें से कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों का चयन कर लेता है और केवल उन्हीं पर अध्ययन करता है। Consequently, the researcher decides to collect data from some selected units and not the entire universe. The selection of a few representative units from the universe is called sampling. तो वास्तव में ये जो प्रक्रिया है जिसके ज़रिए वो कुछ इकाइयों का चयन कर लेता है और पूरे समग्र में से और केवल उन्हीं का अध्ययन करता है, इस प्रक्रिया को ही हम निदर्शन कहते हैं। तो निदर्शन क्या है? किसी बड़े समग्र में से कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों का चयन इस उद्देश्य से करना ताकि उन चयनित इकाइयों के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। इस प्रक्रिया को हम सैम्पलिंग या निदर्शन कहते हैं। Sampling, therefore, is an important part of social research and is done prior to the collection of data. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो निदर्शन होता है वो सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और यह तथ्य संकलन से पूर्व ही कर लिया जाता है। It is important to mention here that the reliability and validity of the results are subject to the quality of the sample selected. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए सैम्पल को हमें बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, निदर्श को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अध्ययन है उसकी विश्वसनीयता और वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा सैम्पल कैसा है। अगर हमारे सैम्पल की क्वालिटी अच्छी है, अर्थात वह प्रतिनिधिपूर्ण है, निष्पक्ष है,
तो हमारे रिज़ल्ट्स बहुत रिलायबल होंगे, बहुत विश्वसनीय होंगे। लेकिन अगर हमारा सैंपल हमने गलत चुन लिया, ठीक से नहीं चुना, तो फिर हमारा पूरा का पूरा जो अध्ययन है उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए सैंपल का सही ढंग से चुना जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। If the sample is accurate, that is, it is an actual prototype of the universe, then the reliability and validity of the research would be very high. But if the sample is not selected properly, the quality of research would be adversely affected. तो अगर हमने अच्छा निदर्श चुन लिया, अगर वो प्रोटोटाइप है यानी उसी का बिल्कुल वैसा ही नमूना है, जैसा ओरिजिनल यूनिवर्स है लगभग वैसा ही अगर हमारा सैंपल है, तब तो हमारे जो रिज़ल्ट्स होंगे वो बहुत ही विश्वसनीय और वैध होंगे। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल है वो सही नहीं है और प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है, समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे अध्ययन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, हमारे निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा अध्ययन अविश्वसनीय हो जाएगा, उसकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, वह बेकार हो जाएगा। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लें सैम्पलिंग की। पहली परिभाषा है जहोदा एंड अदर्स। When we select some units from a group with the intention of finding out something about the group, then this process is called sampling and the units thus selected are collectively called sample. तो जहोदा और अन्य की किताब है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है रिसर्च मेथड पर। तो इस किताब में उन्होंने सैम्पलिंग को डिफ़ाइन किया है और कहा है कि जब हम किसी समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उस समग्र के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकें, तो इस प्रक्रिया को हम निदर्शन कहते हैं और इस प्रकार चुने गए समूहों को सैंपल या निदर्श कहते हैं। उसी प्रकार एक और छोटी सी परिभाषा गुडे एंड हैट ने दी है। गुडे एंड हैट का नाम इस पेपर में बार बार आएगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चित रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखी है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, और इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर पढ़ें। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ विद्यार्थियों को। बहुत अच्छी पुस्तक है रिसर्च मेथड पर और हमारी लाइब्रेरी में भी ये अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इस किताब को देख सकते हैं। इस किताब में उन्होंने सैंपल को परिभाषित किया है और लिखा है अ सैंपल इज़ अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल। तो एक बड़े समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि रूप निदर्श कहलाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखिए अंततः आप किस तरह से निदर्शन का चुनाव कर रहे हैं, यानी निदर्श चुनाव की विधि क्या है, वही महत्वपूर्ण है और वही तय करती है कि आपका जो सैंपल है वो साइंटिफिक है या नहीं, वो वैज्ञानिक और विश्वसनीय है या नहीं। और इसलिए निदर्शन की जो विधियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो निदर्श किस तरह से चुना गया है उसके आधार पर हम दो तरह की सैम्पलिंग की बात करते हैं। पहली कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम हिंदी में संभाविता निदर्शन भी कहते हैं और प्रायिकता निदर्शन भी कहते हैं। कुछ किताबों में आप देखेंगे संभाविता निदर्शन लिखा गया है, कुछ किताबों में आप देखेंगे प्रायिकता निदर्शन लिखा गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों एक ही हैं। तो अब हम जानेंगे कि संभाविता निदर्शन क्या होता है। In this type of sampling, every element of the universe gets a chance to be selected in the sample, and the probability of the selection of each sample can be statistically calculated. This sampling is based on a very unbiased scientific and systematic procedure and is used in scientific social researches. तो जो संभाविता निदर्शन होती है ये इस प्रकार का निदर्शन है कि इसमें समग्र में जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सभी को निदर्श में चुने जाने का अवसर मिलता है और हर इकाई के चुने जाने की संभावना की सांख्यिकीय गणना की जा सकती है। अर्थात हर इकाई के चुने जाने की क्या संभावना है इसको हम इसकी गणना कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
दिस सैम्पलिंग इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी अनबायस्ड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। तो ये जो निदर्शन है यह बिल्कुल निष्पक्ष होता है, वैज्ञानिक होता है और एक बहुत ही व्यवस्थित और स्टैंडर्डाइज्ड विधि से किया जाता है। और इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान हैं उनमें इसी विधि का प्रयोग होता है, यानी संभाविता निदर्शन का ही हम प्रयोग करते हैं। दूसरी जो सैम्पलिंग है वह कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी असंभाविता निदर्शन या अप्रायिकता निदर्शन। In this type of sampling, all the units of the universe do not get a chance to be selected in the sample. This type of sampling, due to its biased nature, is generally not used in social researches. तो ये जो दूसरा प्रकार है सैम्पलिंग का, जिसको हम असंभाविता या अप्रायिकता निदर्शन कहते हैं, इस निदर्शन में सभी इकाइयों को निदर्श में चुने जाने का अवसर नहीं मिलता है। और चूँकि यह बहुत निष्पक्ष तरीका नहीं होता है, बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है निदर्श चुनने का, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। इस प्रकार की सैम्पलिंग का उपयोग हम लोग ज़्यादातर मार्केट सर्वेज जो होते हैं, जो बाज़ार के सर्वेक्षण होते हैं, जहाँ हमें वास्तविक नहीं बल्कि एक अनुमानित एस्टिमेट चाहिए होता है, केवल एक अनुमान मात्र चाहिए होता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग की विधियाँ क्या हैं। दो प्रमुख जो प्रकार हैं विधियों पर आधारित, उनकी हमने चर्चा की। हम आगे के वीडियोज़ में इस विवेचना को जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।